आज हम 10वीं कक्षा का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं। पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। अध्याय 01 वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। इस पहले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, फिर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांक के बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। और अंतिम बिंदु होगा सह अभाज्य संख्याएं। इसी बीच में हम लोग फैक्टर क्या होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं। नंबर्स। जीवन की शुरुआत ही संख्या से होती है। स्टार्टिंग में जब छोटे रहते हैं तब से 1 2 3 4 5 7 8 10 15 बहुत सारे नंबर हम पढ़ते हैं। इस नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर मतलब क्या, संख्या मतलब क्या? तो संख्या मतलब होता है कि जो कोई मात्रा बताए, मात्रा यानी संख्यात्मक मान कोई बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या एक ऐसा प्रतीक है, संख्या एक ऐसा प्रतीक है, एक ऐसा सिंबल है जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है। नंबर क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि संख्या एक ऐसा प्रतीक है, संख्या एक ऐसा प्रतीक है जो मात्रा को बताता है या मात्रा प्रदर्शित करता है। संख्या क्या है? तो संख्या एक ऐसा प्रतीक है जो हमें क्या बताएगा? मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। जैसे यहां पे हम लिख दिए 3, तो 3 क्या है? 3 एक सिंबल ही है, और यह सिंबल क्या बताएगा? तो मात्रा बताएगा। जैसे 3 शर्ट अगर किसी के पास है तो बता रहा है कि हाँ शर्ट की मात्रा कितने शर्ट है? 3 शर्ट है। 3 केजी सेव, यानी सेव कितना केजी है? तो 3 केजी। तो 3 ये क्या बता रहा है? 3 वहां पे मात्रा बता रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो जो गिनती वाली संख्याएं होती है, जैसे हम लोग गिनती सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती शुरू होता है। और क्या ये कभी खत्म होता है? तो नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कोई भी बड़ा नंबर बोले, जैसे मान लीजिए कोई 5 लाख बोल दिया तो उससे जस्ट एक आगे 5 लाख एक हो जाएगा, एक दूसरा नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली गणना या गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इन प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन यानी नेचुरल नंबर, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब बात है कि डॉट हम कितना लगा सकते हैं? तो सामान्य रूप से डॉट बस लगाते ही जाते हैं, 3 4 5
लेकिन डॉट हमें 3 ही लगाना चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, एनसीईआरटी या कोई सा भी बुक देखेंगे, उसमें डॉट 3 ही लगाया रहता है, क्योंकि इस डॉट का अपने आप एक मीनिंग होता है, एंड सो ऑन, यानी कि ऐसा और अभी, यानी कि अभी ऐसा और है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स इसके आगे भी हैं। तो डॉट आप कोशिश करिए कितना लगाएंगे, 3 ही डॉट लगाना होगा। अब बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना संभव नहीं है, यानी कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। दैनिक जीवन में जो गणना या गिनती वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या के बाद में हमें क्या पढ़ना होगा? हमें पढ़ना होगा पूर्ण संख्या। अगला नंबर कौन सा है? देखिए हम संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, अब पढ़ना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे देखिए यहाँ पे एक हम सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल के अंदर है प्राकृतिक संख्या, जिसमें 1, 2, 3 और बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब इस प्राकृतिक संख्या में बस एक नंबर मिलाना है, कौन सा नंबर? वो होता है 0। इस प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर अब जो संख्याएं प्राप्त होंगी, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? इनको बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो कैपिटल W से। इसे लिख सकते हैं कैपिटल W इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन हाँ एक बात भूल गए, हम यहाँ पे 0 भी लगाना होता है ना। देखिए कैपिटल W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना संभव नहीं है, यह परिभाषित नहीं है। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या के बाद में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद में क्या पढ़ना होगा? पूर्णांक। इंटीजर या इंटीजर्स लिख देते हैं। पूर्णांक संख्याएं, बस पूर्णांक भी कह सकते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? जैसे इसमें देखिए दिख रहा है कि पूर्ण और प्लस में अंक, पूर्ण और अंक मिलके क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका पूर्णांक। यानी जो भी अंक होना चाहिए अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दिए 1.5, ये एक डेसिमल वाला नंबर है, तो ये नंबर पूरा नहीं है। या तो इसमें से 0.5 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, या 0.5 जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो 1 और 2 ये सब तो क्या है? पूर्ण है, लेकिन 1.5 पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण अंक हमें चाहिए। पूर्णांक में क्या चाहिए? पूर्ण अंक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए इसमें निगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, और 0 भी आता है। इसको देखिए प्राकृतिक संख्या में पढ़े हैं 1, 2, 3, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसी प्राकृतिक संख्या को हम निगेटिव बनाते हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि
संख्या रेखा पे किसी भी नंबर को दिखाते हैं, ऐसे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1, -2, तो राइट वाला जो नंबर होता है ना, दाईं ओर वाला, वो हमेशा इसके बाईं वाले नंबर से बड़ा होता है। ये वाला नंबर क्या है? अधिक है। ये वाला नंबर क्या है? ये 0, -1 से 0 अधिक है, -2 से -1 अधिक है, तो इसीलिए ऐसे इसको लिखे हैं। अब इसमें एक शून्य भी आ जाता है। अब 1, 2, 3 इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी जो भी प्राकृतिक संख्या थे उन सबको हम नेगेटिव बना दिए, ऋणात्मक बना दिए, तो इसका और इसमें 0 भी एक मिला लिए हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा पूर्णांक का? तो पूर्ण अंक के रूप में रहेगा, पहली बात। अब सुनिए इसका डिफिनेशन। तो प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या हो गई, और ये निगेटिव यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये हो गया 0। इन तीनों को मिलाकर जो संख्या बनता है ना, इसी को कहते हैं पूर्णांक। यानी कि प्राकृतिक संख्या एवं प्राकृतिक संख्या को निगेटिव बनाने के बाद तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। और इसे I से या Z से डिनोट कर सकते हैं, I से या फिर Z से। ऐसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... अब इधर देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर इधर वाले नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। सॉरी, प्राकृतिक नहीं, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे बोल देंगे। और एक के आगे, मतलब एक से जो आगे हैं, इन सबको हम बोल सकते हैं क्या? एक सहित सबको हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। फिर बात आ गई शून्य क्या होता है। तो शून्य के बारे में ये बात जान लीजिए कि ये न ही धनात्मक होता है, न ही धनात्मक, और न ही ऋणात्मक। यानी कि शून्य जो है वो धनात्मक भी नहीं होता है और ये ऋणात्मक भी नहीं होता है। इसके पहले वाले सब नंबर, 0 से सब छोटे नंबर, ये सब ऋणात्मक हो जाएंगे, और इस 0 के आगे वाले सभी नंबर धनात्मक में आ जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? फिर से सुनिए एक बार, कि प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या एवं शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, और ये पूर्ण अंक के रूप में हमेशा रहता है। इसे Z से या फिर कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसे Z निगेटिव लिख देंगे, या फिर I निगेटिव भी लिख सकते हैं, और जो धनात्मक है उसे Z पॉजिटिव या फिर I पॉजिटिव के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद पूर्णांक भी कंप्लीट हो गया। अब पूर्णांक के बाद हमें किसे देखना है? सम संख्या को देखना है। अब सम संख्या से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याएं जो होती है, संख्या एक ऐसा प्रतीक होता है जो मात्रा को प्रदर्शित करता है, मात्रा बताता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? दैनिक जीवन में जो गणना या गिनती वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, यह हो गया प्राकृतिक संख्या। और इस प्राकृतिक संख्या में हम क्या मिला दिए? शून्य मिला दिए, तब ये क्या बन गया? अब ये बन गया आपका पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या में निगेटिव वाला नंबर, जैसे -3, -2, -1, अब इन सबको भी मिला दिया, निगेटिव वाले को भी मिला दिया, तो ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पूर्णांक।
जैसे इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एन यानी नेचुरल नंबर। अब ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया होल नंबर। अभी सभी को एक ही में मिला दिए जीरो सहित, तब ये क्या मिल गया, अब ये मिल गया आपका इंटीजर। आइए जेड से इसे डिनोट करते हैं। आया समझ में? अब अगला हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, शुरू से बचपन से ये पढ़ाया जाता है। सम संख्या क्या होती है, तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को बोलते हैं हम सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो इसमें जीरो आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। जीरो, फिर से दो आ जाएगा, चार आ जाएगा, 6, 8। देखिए जीरो को अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो से किसी भी नंबर में, जीरो को छोड़ के जीरो से किसी भी नंबर, जैसे जीरो के नीचे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिख के भाग देंगे, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो आपका इवन नंबर में ही आता है। सम संख्याएं होगी। सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, ये सभी के सभी हैं। अब सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई। अब हम भाज्य संख्या की बात करेंगे। तो भाज्य संख्या समझने से पहले हम गुणनखंड समझ लेते हैं, फैक्टर समझ लेते हैं, उसके बाद ही अच्छा से समझ में आएगा, चाहे भाज्य हो या फिर अभाज्य हो, इसमें गुणनखंड का काम पड़ेगा। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड फैक्टर। तो कोई एक संख्या लिख दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 12। तो 12 को किन किन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, तो 12 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 12 से हो सकता है। तो 12 को ये जितनी भी संख्याएं विभाजित कर रही हैं इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे गुणनखंड। ये सभी 12 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, दी गई संख्या को जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित करती हैं उन सभी संख्याओं को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए हम 1 लिखे, तो 1 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, 4 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का गुणनखंड 1 और 5 हो जाएगा, 6 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 7 का गुणनखंड की बात करें तो 1 और 7 हो जाएगा, 8 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 8 हो जाएगा। यानी कि दी गई संख्याएं जो हैं, दी गई संख्या जितने भी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो अब गुणनखंड के बाद बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए
हम अभी 1 2 3 4 कुछ प्राकृतिक संख्या लिखे हैं। इसका गुणनखंड बस एक ही है, इसका गुणनखंड 1 और 2 2 है, इसका गुणनखंड 1 और 3 है, इसका गुणनखंड 1 है 2 है और 4 है, इसका गुणनखंड 1 और 5, 6 का गुणनखंड 1 है 2 है 3 है और 6 है। तो यहाँ पे इसके एक गुणनखंड इसके 2 हैं, तो ये भाज्य संख्या है नहीं, ये भाज्य संख्या है नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 4 की बात करें, हम 6 की बात करें, इससे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, जैसे यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड है, यहाँ पे इसके 4 गुणनखंड है। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य के बाद में देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्या में इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड। इसके लिख सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड इसके होते थे, 2 से अधिक गुणनखंड। अब केवल 2 गुणनखंड, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 ये नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। हाँ, 2 अभाज्य संख्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अभाज्य संख्या में अगर 2 को हम छोड़ दें तो जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उन सभी वो सभी संख्याएं कहीं ना कहीं विषम संख्याएं होती हैं। केवल 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि क्या है? विषम है, सम है। बाकी सब विषम होंगी और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होगा। आया समझ में? तो फिर से एक बार सुन लीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन सबको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा कोई भाज्य संख्या है तो 4 है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं और 2 से अधिक भी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 3 5 7 9, इसमें आएगा तो 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे देख सकते हैं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 गुणनखंड आएगा तो ये किस में आएगा? भाज्य में। क्या भाज्य में? तो ये चला जाएगा आपका भाज्य में। लिखे हुए यहाँ पे एग्जाम्पल। एक डिफिनेशन और आप पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो खुद से या 1 से विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो ये थोड़ा सा गलत लगता है। कैसे? देखिए, अगर हम 1 की बात करें तो 1 से विभाजित होगा ही होगा, और 1 खुद से स्वयं से विभाजित हो रहा है ना जी, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है क्योंकि 1 स्वयं ही है। तो ये 1 से विभाजित हुआ और स्वयं से भी विभाजित हुआ, लेकिन यह फिर भी अभाज्य संख्या में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है, बस एक ही फैक्टर है। तो ये डिफिनेशन थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए ये डिफिनेशन हमेशा बताइएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल व केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो पहले तो दिखा है सह अभाज्य। ये सह मतलब हमेशा साथ साथ रहेंगे, यानी कि ये पेयर में होता है। पेयर यानी जोड़ा में, युग्म में।
ये हमेशा युग्म में होती हैं। और युग्म में किस रूप में होती हैं? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं 4 और एक लिखे हैं 5। तो इस 4 का आप गुणनखंड बताइए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 का 1 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक के अलावा इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बस एक ही ना है उभयनिष्ठ। तो इसीलिए 4 और 5 ये दोनों संख्याएं जो हो जाएंगी, ये दोनों संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके गुणनखंड में बस एक है जो उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे यहाँ पे हम 16, 17 लिख सकते हैं, 13, 19 लिख सकते हैं, 12 और 97 लिख सकते हैं, 97। एक एग्जाम्पल ये अक्सर देखा ही देता है, 31 और 93, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 31 और 62। ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या सहभाज्य हैं? तो यह सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 31 तिया 93, यानी कि यह देखिए 1 और 31 इसका 2 गुणनखंड, और इसका 1 भी होगा, 31 भी होगा और 93 होगा। मन 1, 31 ये दोनों का मन है ना, इसलिए यह संख्याएं जो होंगी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। 31 दूनी 62, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो यह हमेशा युग्म में पाई जाती है, और युग्म में पाई जाने वाली ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड के रूप में उभयनिष्ठ न हो। आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में नई बात शुरू करेंगे, जैसे वास्तविक संख्या है। अभी चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, लेकिन इसमें कहीं भी अभी वास्तविक संख्या आया नहीं है। अभी हम शुरुआती दौर में संख्या और कुछ संख्याएं थी उनके बारे में हम पढ़े हैं, और अगला लेक्चर होगा हमारा वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट।